तो नगर निकाय की चुनाव भी हम सब की आहट को और इलेक्शन की घोषणा के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम 2014, 2017, 2019, 2022 के साथ नगर निकाय चुनाव में भी परचम लहराता हुआ दिखाई देना चाहिए। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में इसकी तैयारी के लिए हम सब कार्य कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर प्रदेश कार्य समिति के अवसर पर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एक सकारात्मक सोच के साथ विजेता की भूमिका में हम सब निरंतर अपने संवेदनशीलता के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए हम सब कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से प्रदेश कार्य समिति से जुड़े हुए आप सभी पदाधिकारी और सभी उपस्थित आगंतुक भाई और बहनों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मंत्री का संबोधन अभी समाप्त हुआ है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन के लिए। चाय का ब्रेक है, हम 12:30 बजे यहाँ अपने स्थान पर दोबारा वापस आएंगे। अगले सत्र में जो हमारे एजेंडे के विषय हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो 12:30 बजे तक हम सब लोगों को चाय पीकर अपने स्थान। तो मुख्यमंत्री ने कार्य समिति को अपना संबोधन अभी समाप्त किया है और आखिर में जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो ये कि विजेता भाव के साथ आगे बढ़ना है। लेकिन बहुत सारी बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए देश हित पहले है। ये बड़ी बात उन्होंने अपने संबोधन में कही है कि भाजपा के लिए देश हित सबसे पहले है। ये जीत वाला मंत्र था। उन्होंने कहा कि विपक्ष के एजेंडे में परिवारवाद और जातिवाद है, लेकिन भाजपा के लिए देश सबसे पहले है। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही अपने इस संबोधन में। विपक्ष पर आक्रमण किया और कहा कि विपक्ष के एजेंडे में जातिवाद और परिवारवाद सबसे ऊपर है। यही फर्क है भाजपा और विपक्ष में। भाजपा के बारे में उन्होंने कहा कि भाजपा अपने मूल्यों से पीछे नहीं हटती है। अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट रखते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है, अपने मूल्यों से पीछे नहीं हटती है। और विपक्ष के एजेंडे से गरीबी गायब हो गई है। यह भी आक्रमण का बिंदु था मुख्यमंत्री का जब विपक्ष पर वो हमलावर थे। उनका यह भी कहना था कि भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत लगातार प्रगति कर रहा है। और ये सब इसलिए चूंकि बीजेपी के विजन में देश सबसे पहले है। पीएम मोदी की अगुवाई में कई कीर्तिमान देश ने बनाए हैं। और इसके अलावा अयोध्या का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा अयोध्या में मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। कोरोना महामारी के दौरान जो योजनाएं थी उसमें मुफ्त राशन दिए जाने का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मुफ्त राशन दिया गया और जिसका जो अधिकार है उसे वो मिलना चाहिए। जिसका जो भी अधिकार संविधान के तहत है उसे मिलना चाहिए। विजेता के रूप में कैसे काम करते हैं ये भाजपा जानती है। ये भी अपने संबोधन में मुख्यमंत्री की बातों में था। उन्होंने कहा कि हर जनपद के लोगों को रोजगार मिला है, हर वर्ग के लोगों को योजनाओं का फायदा मिला है और ये उनकी पार्टी की सरकार से ही मुमकिन हुआ है। यूपी में कानून व्यवस्था पुख्ता हुई है, यूपी में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। ये भी मुख्यमंत्री का वक्तव्य था अभी चंद मिनटों पहले कार्य समिति को अपने संबोधन के दौरान। तो ये तमाम बड़ी बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं अभी संबोधित करते हुए और कुछ क्षणों पहले उनका संबोधन समाप्त हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत फिर से 2/3 बहुमत के साथ गठित हुई
यह भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाने और उसे प्रेरित करने का एक अवसर हम सबके सामने था। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा क्षेत्र के संपन्न हुए थे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त करके फिर से अपनी विजेता की भूमिका को बरकरार रखा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर अखिलेश यादव लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। वहां पर उन्होंने जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी और इस दौरान उन्होंने भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि आज हर वर्ग परेशान है, सरकार निजीकरण करके कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। ये बात जनेश्वर मिश्र पार्क में जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कही। उन्होंने कहा कि हर वर्ग परेशान है और निजीकरण से सरकार सिर्फ कुछ लोगों का फायदा पहुंचा रही है। अपने समाजवादी साथियों के साथ उन्होंने इस माल्यार्पण कार्यक्रम में आप देखिए कैसे शिरकत की जनेश्वर मिश्र पार्क में। जिस तरीके से नफरत बढ़ रही है, जिस तरीके से भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, जिस तरीके से एक क्षेत्र को ज़्यादा लाभ पहुंचा करके दूसरे क्षेत्र को दबाया जा रहा है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, गरीब हो या कोई आज न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। जहां लोकतंत्र और संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आज हम सब समाजवादी लोग इस बात का संकल्प लेते हैं कि जो बिगड़ी हालत है प्रदेश और देश की, उसको कोई सुधार सकता है तो समाजवादी विचारधारा, वही जो जेपी ने दी, वही विचारधारा जो डॉक्टर राम लोहिया जी ने दी, जिस विचारधारा को लेकर के नेताजी चले, जिस विचारधारा के लिए संघर्ष छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जी ने किया, उन्हीं विचारधारा से देश और समाज का भला हो सकता है। अगर समाजवादी सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना कर दी जाएगी। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण तो दूर, उनको हक और सम्मान भी नहीं दे सकती। जिस तरीके से निजीकरण बढ़ाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके कुछ उद्योगपतियों को कैसे लाभ पहुंचे उस दिशा में एक एक कर फैसला ले रही है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार उन कानूनों को बना रही है जिससे कि पूरी की पूरी सरकार एक प्राइवेट हाथों में चली जाए। अगली बड़ी अपडेट हल्द्वानी से है। सपा मुखिया अखिलेश यादव आज हल्द्वानी दौरे पर हैं। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां पर अखिलेश यादव रेलवे अतिक्रमण वाले इलाके में भी वो लोगों से बात करेंगे। 500 परिवारों पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने घरों को हटाने पर फिलहाल रोक लगाई हुई है, तो वहां प्रभावित क्षेत्र में वो जाएंगे जहां पर ये सारा विषय केंद्रित है और उन लोगों से बात करेंगे जो कि इस मुकदमे से प्रभावित है। रेलवे अतिक्रमण वाले इलाके में वो लोगों से बात करेंगे। हल्द्वानी दौरे पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद उस क्षेत्र में जाएंगे जहां पर विवाद है, जहां पर यह आरोप है कि लोगों ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। वहां पर जाकर वो प्रभावित लोगों से बात करेंगे। 500 परिवारों पर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का आरोप है। इसी क्षेत्र में जाकर इन्हीं परिवार के लोगों से वो मुलाकात करेंगे। आज हल्द्वानी जाएंगे, एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इन लोगों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव।
अखिलेश यादव के हल्द्वानी कार्यक्रम में क्या है, आइए आपको बताते हैं। सपा नेता अब्दुल मतीन के बेटे की शादी के कार्यक्रम में आज वो शिरकत करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हल्द्वानी के बनभूलपुरा में शादी समारोह में वो शामिल होंगे और बनभूलपुरा के लोगों से भी अखिलेश यादव इसी बीच में मुलाकात करेंगे। बनभूलपुरा के लोगों से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे अखिलेश यादव। वहीं पर बनभूलपुरा में 500 परिवारों पर अतिक्रमण का आरोप लगा है और बनभूलपुरा के लोगों से पहले ही सपा का एक डेलीगेशन मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर फिलहाल स्टे लगा के रखा है और इसी बीच में अखिलेश यादव वहां पर पहुंच रहे हैं। एक शादी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद लोगों से मुलाकात करेंगे और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद इसको स्टे कर दिया। अब आज अखिलेश यादव इन लोगों से मुलाकात के बाद क्या कहते हैं, इस सारे प्रकरण पर उनका विचार क्या है, उनके दल का विचार क्या है, आज स्पष्ट कर देंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। ये ताजा अपडेट हल्द्वानी से। और योगी आदित्यनाथ ने 2017 में पहली बार सीएम बनने के बाद से प्रदेश की भाजपा सरकार ने लगातार माफिया और बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई की। इन 6 वर्षों में प्रदेश में 62 चिन्हित माफिया और उनके गैंग के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई। आंकड़े बताते हैं कि अब तक गैंग के 466 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया है। यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत माफियाओं और गुंडों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसमें संपत्तियों को जब्त करना, उन्हें अवैध कब्जे से छुड़ाना और बुलडोजर से उन्हें ढहाना शामिल है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 406 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और वहीं इस एक्ट के तहत अब तक 1577 करोड़ 75 लाख 33,552 रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है, जबकि 1098 करोड़ 62 लाख 60,262 रुपए की संपत्ति अवैध कब्जे से या तो मुक्त कराई गई है या फिर ध्वस्त करा दी गई है। माफियाओं पर कैसे योगी सरकार सख्त है, ये आंकड़े उसकी गवाही दे रहे हैं। 466 लोगों पर गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 406 लोगों पर इसके तहत कार्रवाई की गई है। 1577 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई है। 1098 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ध्वस्त की गई है। आइए इस एक्शन के बारे में आपको और तफसील से बताते हैं, बिंदुवार बताते हैं कैसे यूपी सरकार ने माफिया पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। अब तक 62 माफिया और उनके गैंग्स पर एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है। माफिया और गैंग के 446 बदमाशों पर केस दर्ज किए गए 446 जी और 406 लोगों पर इस एक्ट के तहत एक्शन लिया गया है। अब तक 1578 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है और माफिया के कब्जे से अब तक 1099 करोड़ की जमीन को छुड़ा लिया गया है। जिन माफियाओं पर कार्रवाई हुई है उनमें बड़े नाम आपको बता रहे हैं। अतीक और मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के ये बड़े माफिया, ये बाहुबली, इनके नाम शामिल। इनकी संपत्तियां बड़ी मात्रा में कुर्क की गई हैं, जब्त की गई हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। अगली अपडेट गाजीपुर से है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। मोहम्मदाबाद थाने में 20 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ है। उसरी कांड के मृतक मनोज राय के पिता ने यह मामला दर्ज कराया है। धारा 147, 148, 149 और 302 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी कांड हुआ था। मनोज राय के पिता ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। मुजफ्फरनगर से अगली बड़ी अपडेट है। बच्चन सिंह कॉलोनी में गाड़ी हटवाने को लेकर मारपीट की खबर आ रही है। प्रधान के समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगा है। घर के गेट के सामने गाड़ी खड़ी करने पर विवाद हुआ। नई मंडी के बच्चन सिंह कॉलोनी की वारदात। ये देखिए आप फुटेज मुजफ्फरनगर की। ग्राम प्रधान के समर्थकों पर इस मारपीट का आरोप लगा है। घर के गेट के सामने गाड़ी खड़ी करने पर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि इस हद तक जा पहुंचा। 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट मुजफ्फरनगर में। अगली खबर कानपुर से है। फजलगंज के होटल लेजेंड में आग लगने की खबर आ रही है। 4थी मंजिल पर होटल की यह आग लगी है। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के प्रयास जारी है। एक्सक्लूसिव फुटेज देखिए आप। लगी हुई आग और उठता हुआ धुआं आप बहुत साफ देख सकते हैं।
होटल की चौथी मंजिल पर यह आग लगी है और 2 गाड़ियां दमकल विभाग के मौके पर हैं, इसको बुझाने का प्रयास कर रही। फजलगंज के होटल लेजेंड में यह आग लगी है। कानपुर के एक्सक्लूसिव तस्वीर। दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर हैं और इसे बुझाने का प्रयत्न जारी। उठता धुआं, लगी हुई आग। फजलगंज के इस होटल लेजेंड में बहुत साफ आप देख सकते हैं। और आपको बताएं कि नोएडा के सेक्टर 71 के कैलाश अस्पताल एवं न्यूरो संस्थान के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर कैलाश अस्पताल के डायरेक्टर पल्लवी शर्मा और श्रीकांत शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अस्पताल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैलाश अस्पताल नाम के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकती है। और उन्होंने बताया कि अलग अलग जगह मौजूद कैलाश अस्पताल 37 सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है और इसमें इलाज कराने के लिए दिल्ली, एनसीआर, यूपी और हिमाचल के लिए लोग आते हैं, हिमाचल से लोग आते हैं। इसकी डायरेक्टर पल्लवी शर्मा ने बताया कि हॉस्पिटल में होलिस्टिक एलोपैथी और आयुर्वेद से इलाज की सुविधा उपस्थित है। जैसे कि सर का सपना था कि हम न्यूरो संस्थान की शुरुआत करें। न्यूरो की जो सुविधाएं थी वो इस वेस्टर्न यूपी के क्षेत्र में बहुत कम थी और बहुत से लोग एम्स या सरकारी अस्पतालों में चक्कर काटते रहते थे, उन्हें डेट नहीं मिलती थी और इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग सर्जरीज नहीं हो पाती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इसको न्यूरो का एक नाम दिया गया था, लेकिन यहाँ सारी ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करेंगे और इस कार्यक्रम में बाराबंकी जिले को शामिल होने का गौरव मिला है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर पूनम सिंह को इसके लिए चुना गया है। इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस परेड के साथ वाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट देखने का भी उन्हें मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से पूनम सिंह को न्योता दिया गया है। इसे लेकर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के छात्र और अध्यापकों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम इस साल पूरे साल एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं और आज एक प्रत्यक्ष रूप से वहां जाकर पूरे भारत से आए हुए लोगों को एक साथ मिलने का मौका मिल रहा है। ये मुझे बहुत सौभाग्य की बात लग रही है। हमारी मैडम जो हैं प्रिंसिपल डॉक्टर पूनम सिंह बहुत ही कर्मठ महिला हैं, बहुत काम करती हैं और हमेशा सूचना देने में नंबर 1 रहती हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी प्रधानाचार्य परीक्षा पे चर्चा के लिए दिल्ली जा रही हैं और वे बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने को पा रही हैं। वाराणसी में बाबा काल भैरव के श्रृंगार की तस्वीरें सामने आई हैं। 1.25 लाख रुद्राक्ष की मालाओं से बाबा काल भैरव का श्रृंगार किया गया। बाबा को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है और बाबा का श्रृंगार श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये देखिए आप, काल भैरव का ऐसे श्रृंगार किया गया। काशी के कोतवाल, इनके दर्शनों के बगैर बाबा विश्वनाथ के दर्शन और काशी का भ्रमण अधूरा माना जाता है। सुंदर श्रृंगार उनका रुद्राक्ष की मालाओं से। काल भैरव मंदिर वाराणसी, और ये आप देखिए रुद्राक्ष की मालाओं से कैसे सुसज्जित किया गया उन्हें। काशी के कोतवाल की सुंदर सज्जा यहां पर रुद्राक्ष की मालाओं से। अगली बड़ी अपडेट वाराणसी से ही है। नमो घाट पर सीएनजी बोट रैली का आयोजन होगा। सीएम योगी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। नावों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। नमो घाट पर शाम को 3 बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। दशाश्वमेध घाट पर संध्या आरती और चेत सिंह घाट पर लेजर शो होगा। तो दोपहर 3 बजे इस कार्यक्रम का शुभारंभ होगा नमो घाट पर। दशाश्वमेध घाट पर संध्या आरती और फिर चेत सिंह घाट पर लेजर शो का भी आयोजन होगा। काशी से अपडेट। नावों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। सीएम योगी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इन्हें हरी झंडी दिखाएंगे। जब इसका प्रारंभिक दिन था उस दिन हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई थी इस नौका रेस की। इसमें बहुत सारी टीमों ने हिस्सा लिया और आज दोपहर 3 बजे नमो घाट से इन्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी। सीएम योगी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी इन नावों को हरी झंडी दिखाएंगे, रवाना किया जाएगा और फिर दशाश्वमेध घाट पर
संध्या आरती होगी, चेत सिंह घाट पर लेजर शो होगा। वाराणसी में आज जबरदस्त तैयारियां, बोट रेस की दोपहर 3 बजे से हरी झंडी दिखाई जाएगी। नमो घाट से बहुत सारी टीमें हिस्सा ले रही हैं इसमें। सीएनजी के प्रति लोगों को जागरूक करना एक मकसद है इस बोट रेस का। गंगा की लहरों पर नौकायन का रोमांच लोगों को आज दिखाई देगा और ये पिछले कुछ दिनों से हो रहा है वहां पर। ये पहला एपिसोड है इस प्रकार के आयोजन का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।